Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 31st July of 2020 and it's a Friday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएं। जैसे पहला क्वेश्चन है, AIIB जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसमें कितने मेंबर हैं और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। इसमें कितने मेंबर है AIIB में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, बार्क जो है बार्क वो पहले बार्क जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है वो पहले नाम उसका AET था कि एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट ट्रम्बे। इसका क्या कहते हैं, इसकी फाउंडेशन कब हुई है और इसकी फाउंडेशन किसके द्वारा हुई है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है और कब किसके द्वारा हुआ है, ये आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो किस एक्ट के द्वारा लाया गया है, किस ईयर में लाया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस ईयर में लाया गया है। इन तीन क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएं और प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और आपको वीडियो कैसे लगा और कोई सजेशन हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए हम लोग आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ आती है, इंडिया नाउ हैज़ द 5th हाईएस्ट कोविड-19 फैटलिटीज इन द वर्ल्ड। फैटलिटीज का मतलब होता है डेथ, कि कोविड-19 के द्वारा जो डेथ हो रही है वो अब 5th हाईएस्ट हो गया इंडिया, क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड में चल रही है डेथें हुई हैं उसमें 5th नंबर पे इंडिया है। कि यहाँ पे कि रोज़ पर दिन क्या कहते हैं डेथ बढ़ती जा रही है, हर स्टेट में बढ़ रही, पूरी इंडिया में बढ़ रही, तो उसके बारे में से कहा गया है। इसमें ये भी कहा गया है कि इन अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया हर्ड इम्यूनिटी कैन नॉट बी अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। कि जो हर्ड इम्यूनिटी होता है, ये हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है ये देख लेते हैं पहले हम लोग, फिर ये न्यूज़ देखेंगे हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। चलिए देख लेते हैं हर्ड इम्यूनिटी होता क्या है। हर्ड इम्यूनिटी ये एक स्टेज ऑफ अ एपिडेमिक होता है जब सम मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन ग्रुप रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम इन्फेक्शन। कि कुछ पॉपुलेशन कहते हैं इन्फेक्शन से बच जाती है। ये तब होता है कि जैसे एक कोई इंसान है, उसके आसपास लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, उसके आसपास जो लोग थे वो इन्फेक्टेड हो गए और वो क्योर्ड भी हो गए, तो उनकी इम्यूनिटी बढ़ गई है। तो इस इंसान को क्या कहते हैं इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये सब तो उसके आसपास के सराउंडिंग पीपल तो पहले ही इन्फेक्टेड हो गए और इनकी इम्यूनिटी बढ़ चुकी है, तो ये किसी को इन्फेक्टेड नहीं कर सकते। तो वही होता है हर्ड इम्यूनिटी। वंस अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन gets infected and thus builds immunity, the epidemic begins to slow down and eventually stop. और इसी तरह अगर कोई भी एपिडेमिक होता है, अगर जब आसपास के लोग इन्फेक्टेड होकर क्योर्ड हो जाते हैं तो ये इम्यूनिटी उनकी बढ़ा देता है और उसके इन्फेक्शन चांसेस बढ़ने के कम हो जाते हैं, तो ये एपिडेमिक धीमे हो जाता है और धीरे धीरे करके बंद हो जाता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, LG रिजेक्ट गवर्नमेंट डिसीजन ऑन लॉयर्स। की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली का, उन्होंने गवर्नमेंट का डिसीजन जो लॉयर्स में उन्होंने पैनल बनाया था गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने उस पैनल को रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि जो दिल्ली पुलिस का पैनल है उसी को रिकमेंड किया गया है LG के द्वारा। इसमें इंपॉर्टेंट आता है LG, हम लोग अलग से देख लेते हैं। LG जो LG होता है, LG ऑफ दिल्ली हैज़ अ एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है इसके पास। ये टू एक्सरसाइज पावर मैटर, ये कोई भी क्या कहते हैं मैटर में डिसीजन ले सकता है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लैंड, चीफ मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करके। ये क्या कहते हैं पूरी तरह LG ऑफ दिल्ली इंजॉयज ग्रेटर पावर देन LG ऑफ पुडुचेरी। जो LG पुडुचेरी है उससे ज़्यादा पावर LG ऑफ दिल्ली की होती है। जो LG ऑफ दिल्ली होता है ये गाइडेड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स 1993। इन सब एक्ट के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है। ये कहते हैं, इसका मतलब होता है LG होता किस लिए, जैसे कोई प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट रूल होता है यूनियन टेरिटरीज में, तो प्रेसिडेंट किसी यूनियन टेरिटरी पे कैसे निगाहें रखे, किसी कैसे उसकी फंक्शनिंग देखे, तो इसलिए ये क्या कहते हैं LG को अपॉइंट किया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, NEP प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट बट कंसल्ट लॉस। जिसे हमने देखा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई लाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा,
क्या कहते हैं इस पर, कहते हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ सजेशन दिया है, कहा है कि ये अच्छी पॉलिसी है, लेकिन इसमें भी अभी कुछ फ्लॉज हैं, कुछ क्या कहते हैं एरर हैं, कुछ क्या कहते हैं इस पर सजेशन हो सकता है, उस पर सजेशन दिया गया दिल्ली गवर्नमेंट ने, वही सजेशन दिया है एनईपी पर। चलिए पहले हम लोग एनईपी देख लेते हैं, फिर इस न्यूज़ को देखेंगे कि क्या क्या सजेशन दिया गया है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये क्या कहते हैं इसका एम है कि इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ग्लोबल इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लिए वर्क करना है। इसकी क्या कहते हैं इसको, इसमें कैबिनेट ने ये भी कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसको आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम रख दिया जाएगा, जो MHRD है उसको आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम हो जाएगा उसका। इसमें ये भी कहा गया है कि NEP क्लियर बाय थर्ड मेजर रिवैम्प ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन इंडिया से इंडिपेंडेंट, ये थर्ड मेजर रिवैम्प है फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन का। जो पहली कमीशन बनी थी UGC की, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद ये तीसरा रिवैम्प है एजुकेशन को, इतना ज़्यादा रिवैम्प किया गया। इस पॉलिसी में स्कूल एजुकेशन को काफ़ी दिया गया, यूनिवर्सलाइजेशन किया गया एजुकेशन का। क्या कहते हैं 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इन द मेन स्ट्रीम थ्रू एन ओपन स्कूलिंग सिस्टम, एक ओपन स्कूलिंग सिस्टम से 2 करोड़ बच्चों को मिलेगा सिस्टम। द करंट 10+ सिस्टम इज टू रिप्लेस बाय 5+3 3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू एजेस। कहती है जो 10+2 सिस्टम था वो अब 5+3+3+4 सिस्टम में डिवाइड हो जाएगा। ये कवर करेगा हर ग्रुप के बच्चों को, जैसे इट विल कवर द एज ग्रुप्स ऑफ 3 to 6 ईयर्स अंडर स्कूल सर्कुलम जो होता है उसके अंदर कवर करेगा। ये 12 साल की स्कूलिंग को 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग के साथ भी जोड़ेगा इसमें, कि इसमें 12 साल में वो भी जुड़ जाए। क्लास 10th एंड 12 बोर्ड कुछ को थोड़ा क्या कहते हैं ईजियर किया जाएगा, जिससे वो कॉम्पिटेंसी उनमें बढ़ाई जाएगी, कि उनकी कोर कॉम्पिटेंसी बढ़े, कि वो कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ऐसा भी किया जाएगा विद ऑल स्टूडेंट्स अलाउड टू टेक द एग्ज़ाम ट्वाइस, कि हर स्टूडेंट के पास हुई होगी अपॉर्चुनिटी वो 2 बार एग्ज़ाम दे सके। स्कूल गवर्नेंस सेट टू चेंज विद अ न्यू एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, नया फ्रेमवर्क लाया गया है, उस पर वर्क किया जाएगा। एम्फेसिस ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी उस पर ध्यान दिया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन जोड़ा जाएगा क्लास 6 से विद इंटर्नशिप भी होंगी। क्या कहते हैं टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज, ग्रेड 5 तक क्लास 5 तक क्या कहते हैं आप कहते हैं बच्चों की स्टडी रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग टंग में कराई जाएगी। इसमें यह भी है कि 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी बनाया जाएगा, कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस पे एक कार्ड रहेगा, पूरा ध्यान देगा कि कैसी उसकी रिपोर्ट चल रही है। 2030 तक मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन ऑफ टीचिंग विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, कि जो बीएड कोर्स था वो अब 4 साल का बीएड कोर्स हो जाएगा, और 2030 तक ये मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन होगा टीचर्स के लिए। जो करंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है GR है हायर एजुकेशन वो 26.3% है। जो होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एजुकेशन है वो उसका फ्लेक्सिबल करिकुलम 3 से 4 साल का था, अब उसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री ऑप्शन हो जाएंगे, और क्या कहते हैं अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन भी हर पीरियड में हो जाएगा। एमफिल को ख़त्म कर दिया जाएगा, अब एमफिल नहीं होगा, डायरेक्ट क्या कहते हैं आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट PhD लेवल कोर्सेज भी होंगे, लेकिन अब एमफिल नहीं होगा। इसमें क्या कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ होंगी, क्या कहते हैं जो जैसे IIT IIMs की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा उसके जैसा। अब चलिए इस न्यूज़ को देखते हैं। इसमें बताया गया कि देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन हाउ इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया गया। पॉलिसी अच्छी है, जो एजुकेशन नई पॉलिसी लाई गई है इस पर ध्यान दिया गया है चाइल्डहुड एजुकेशन पे भी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा और जो ओल्ड एजुकेशन सिस्टम है उसका प्रेशर जो होता है उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, इसके बारे में इसमें नहीं बताया गया। इसमें ये भी कहा गया कि NEP एक पुअरली फंडेड और हाईली रेगुलेटेड पॉलिसी है। ये पुअरली फंडेड है, इसमें कम फंड आता है, और इसमें लेकिन कई रेगुलेटरी बोर्ड्स हैं जो क्या कहते हैं इस पॉलिसी के आने बाद एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे और काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं, ऐसे इसमें कहा गया। इसमें यह भी कहा गया है कि पहली बार चाइल्डहुड एजुकेशन में ये कोई इम्प्रूवमेंट आया है, कि बारे में कोई पॉलिसी लाई गई है कि उनका ब्रेकफास्ट लॉन्ग विद लंच जिससे उनकी मिड डे मील्स होती है उसके बारे में बात की गई है। लेकिन इसमें जो इसके फाउंडिंग ईयर्स होंगे, जो मदर टंग में जो एजुकेशन की बात की गई क्लास 5 तक, तो उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसे इसमें कहा गया है, ऐसा उनका सजेशन है। इसमें ये भी सजेशन उन्होंने दिया है कि गवर्नमेंट स्कूल को तो इन्होंने
कोई पॉलिसी नहीं लाएगी उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल्स को कहते हैं इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कहते हैं बच्चे आए, कहते हैं उन्हें अच्छा लगे कि गवर्नमेंट, कहते हैं छोटे छोटे बच्चे तो अच्छे स्कूल देख के ही आते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को इम्प्रूव करें, तभी क्या कहते हैं ज़्यादा बच्चे आएंगे और क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर ज़्यादा बढ़ सकेगा। इसमें वही कहा गया कि गवर्नमेंट स्कूल को ध्यान उतना ना देकर प्राइवेट वंस को ज़्यादा इंकरेज किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने 4 साल का बीएड प्रोग्राम तो किया है टीचर्स के लिए, लेकिन उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी टीचर्स को जोड़ना चाहिए था, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 अनाउंस की गई है, वो काफ़ी बड़ा स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो MHRD है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम रख दिया जाएगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा स्टेप है MHRD का। इस क्या कहते हैं जो गोल है ट्रांसफॉर्मिंग जो 21st सेंचुरी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ऐसा इसमें कहा गया। ये ऐसी पहली पॉलिसी है 1986 के बाद जो इतना ज़्यादा चेंजमेंट लाएगी एजुकेशन में और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी हर बच्चे के लिए। इसमें वही बात की है जो हम लोग ने भी बात की है, वही एजुकेशन के बारे में पूरी पॉलिसी हम लोग देख ही चुके हैं। द पॉलिसी, इसमें ये भी कहा गया है द पॉलिसी सेज दैट व्हेनेवर पॉसिबल द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल until at least class 5 but preferably until class 8 and beyond will be the home language or mother language or regional language। क्या कहते हैं, कहा गया है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा क्लास 5 तक, तो कहते हैं कोई होम लैंग्वेज हो या मदर टंग हो या रीजनल लैंग्वेज हो उस पर आप पढ़ सकते हैं। ये क्लास 8 तक भी हो सकता है और इसके आगे भी आप इसमें पढ़ाई हो करवा सकते हैं स्कूल्स, एसएस में कहा गया है। इसमें यह भी कहा गया कि प्रोविजन ऑफ एनर्जी फिल्ड ब्रेकफास्ट की, जो एनर्जी फिल्ड ब्रेकफास्ट होता है, जो मिड डे मील्स होती है उसको अच्छे तरह से इम्प्रूव करके जो मिड डे मील्स होते हैं उसको देना बच्चों को, जिससे वो कहते हैं उनका कहते हैं उन्हें एनर्जी मिले और कहते हैं पढ़ने में उनको ध्यान लगे, ऐसा भी करना जरूरी है। इसमें यह भी कहा गया कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बोथ स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन, इस पॉलिसी में दोनों चीज़ का यूनिवर्सलाइज किया गया है, स्कूल एजुकेशन को, हायर एजुकेशन दोनों को, क्योंकि कई पॉलिसीज में चेंजमेंट है इसमें। इसमें ये भी कहा गया डेडलाइन टू अचीव यूनिवर्सल लिटरेसी न्यूमरेसी बाय 2025, कि जो यूनिवर्सल लिटरेसी न्यूमरेसी है उसको 2025 तक अचीव करने की बात इसमें की गई है। इस पूरे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया। अगला एडिटोरियल है गेटिंग अहेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस। ये पूरा एडिटोरियल उसके बारे में राजस्थान हाई कोर्ट जो हुआ है उनके स्पीकर ने कहा है कि जो केस जो सचिन पायलट और उनके 18 या 19 MLA उनके ऊपर चल रहा है उसके बारे में से बात की गई है। इसमें यह भी कहा गया सिंपल पिटीशन चैलेंजिंग द इश्यूज ऑफ नोटिसेस बाय द स्पीकर टू द रेबल MLAs was turned into complex one challenging of constitutionally of paragraph 21A of the 10th schedule to the constitution। जो 10th schedule है कॉन्स्टिट्यूशन का एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बारे में नोटिस दिया गया, स्पीकर ने दिया है सचिन पायलट और 19 MLA को दिया गया। इसमें यह भी कहा गया कि ये पहला लॉ इसका जो था वो लोकसभा स्पीकर 1985 में बनाया गया था, उसके बारे में पूरा दिया गया है। ये पूरा एडिटोरियल एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। लास्ट में से में कहा गया द लास्ट पॉइंट इज अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द 21 डे पीरियड सजेस्टेड बाय द गवर्नर। जो 21 दिन का पीरियड होता है जो गवर्नर द्वारा सजेस्ट किया जाता है उसके बारे में इसमें बात की गई। चलिए हम लोग देख लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को। एंटी डिफेक्शन लॉ ये क्या कहते हैं 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के आता है, इसे 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा लाया गया था। ये इसमें डिस्क्वालिफिकेशन जो है इसके अंदर वो आर्टिकल 1022 और 191(22) के अंदर आते हैं। इसके जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेटर के मेंबर हो वो इससे डिफेक्टेड होते हैं। या अगर कोई जैसे व्हेन द इलेक्टेड मेंबर ऑलरेडी गिव अस मेंबरशिप तो उसके ऊपर लग सकता है। कहते हैं अगर कोई मेंबर एब्सेंट है हाउस से या कहते उसके ऊपर कोई केस चल रहा है तो तभी उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है इस लॉ के अंदर, एक्सेप्शन अंडर द लॉ कि अगर कोई पर्सन चेयरमैन या स्पीकर बनता है तो वो पार्टी रिज़ाइन कर सकता है और फिर से पार्टी रिजॉइन कर सकता है अगर वो चाहे। जब उस पोस्ट की वो पोस्ट उससे ख़त्म हो जाए उसकी पोस्ट तो वो फिर से उसी पोस्ट पे पार्टी की पोस्ट पे आ सकता है। जब पार्टी जब मर्ज होती है तो 2/3 पार्टी लेजिस्लेटर को अप्रूव करना चाहिए तभी पार्टी मर्ज हो सकती है। पहले इस लॉ में स्प्लिटिंग ऑफ पार्टीज भी आता था लेकिन अब इसे हटा दिया गया। जो डिसीजन होता है प्रेसिडिंग ऑफिसर का वो पहले जुडिशियल रिव्यू के अंदर नहीं आता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 1992 डिसीजन के बाद जो प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं उसका भी डिसीजन जो होता है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है UGC डिफेंड गाइडलाइंस ऑन वर्सिटी एग्जाम्स, कि UGC ने डिफेंड किया गाइडलाइंस को जो वर्सिटी एग्जाम पे थी।
जो अभी केस हुआ है, कहते हैं 20 या 30 बच्चों ने केस किया था, जो पिटीशन फाइल की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से रिपोर्ट मांगी थी कि आप अपना बताएं कि आप क्यों ऐसा एग्ज़ाम करवा रहे हैं, जो फाइनल एग्ज़ाम्स को के बच्चों का क्यों एग्ज़ाम करा रहे हैं। तो वो कहते हैं उन्होंने उसी पे पिटीशन पे यूजीसी ने कहते हैं कहा है कि वो उनके फ्यूचर के लिए ऐसा करें कि उनके एकेडमिक जो कैरियर बनेगा उस पर ऐसा करने की बात की गई कि उनको कोई डैमेज ना हो, कि अगर एग्ज़ाम नहीं कराएंगे तो पिछले मार्क्स के ऊपर नंबर लिए जाएंगे, तो उससे कोई उनको डैमेज ना हो, इसलिए एग्ज़ाम कराने की बात की गई है, ऐसा यूजीसी ने कहा है। इसमें इंपॉर्टेंट आता है यूजीसी, हम उसी यूजीसी को अलग से देख लेते हैं। यूजीसी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसे 1956 में स्टैब्लिश किया गया था कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन के लिए। यूजीसी फॉर्म की गई थी 1946 में 3 यूनिवर्सिटी को देखने के लिए, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली। लेकिन फिर 1947 में एक कमेटी के द्वारा इन और जो बाकी यूनिवर्सिटी थी उसको भी इसमें जोड़ लिया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो था 1948 का, उसे चेयरमैनशिप जो होती एस राधाकृष्णन की, उसके द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूके का था, उसके तर्ज पर बनाने की बात की गई। यूजीसी फिर बना 1956 में नवंबर, एक एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में और एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। इसके फंक्शन क्या है? ये रिकॉग्निशन देता है हर यूनिवर्सिटी को जो इंडिया की है। ये ग्रांट प्रोवाइड करता है ग्रांट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस इंडिया में। स्कॉलरशिप फेलोशिप प्रोवाइड करता है बेनिफिशरीज को, ज़रूरतमंदों को। रूल्स एंड रेगुलेशन देखता है कि उसके फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। इन सब बातों को यूजीसी देखता है, उसी बारे में ये बात की गई है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और कहते हैं अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।